स्टूडेंट्स एमए फाइनल पेपर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री 200 ईसा पूर्व से 750 ईस्वी। हम चर्चा कर रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की रूपरेखा के विषय में 200 ईसा पूर्व से 750 ईस्वी के मध्य। और विगत लेक्चर में हम चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में स्रोतों के विषय में प्रमुख इतिहासकारों के क्या मतांतर हैं। प्लस हम बात कर चुके थे इस समय विशेष के प्रमुख साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत धार्मिक साहित्य, जिसमें मुख्य रूप से हमने ब्राह्मण साहित्य की चर्चा की थी। अब उसके आगे जब हम ब्राह्मणेतर साहित्य की बात करते हैं तो ऐतिहासिक स्रोत के रूप में ये अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में हमें उपलब्ध है। इस वर्ग में मुख्यतः जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथ समाहित हैं। चूँकि ये धर्म ग्रंथ तत्कालीन समय की जो आम जन की प्रचलित भाषा थी, पाली और प्राकृत, उनमें लिखे गए हैं। इनकी जो विषय वस्तु है वो मुख्य रूप से आम जनता और उसके जनजीवन से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में इन स्रोतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक हो जाती है। सबसे पहले हम बात करें बौद्ध ग्रंथों की, तो बौद्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनके त्रिपिटक। त्रिपिटक बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया और इस संकलन को ही त्रिपिटक कहा जाता है। ये 3 ग्रंथ हैं जिनमें पहला है विनय पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत अथवा धर्मोपदेश है। तथा तीसरा है विदम पिटक जिसमें दार्शनिक सिद्धांत है। तो इन ग्रंथों के अतिरिक्त बौद्ध साहित्य में जो निकाय और जातक ग्रंथ लिखे गए, उनके जो विषय वस्तु थी वो विषय वस्तु हमें तत्कालीन समय की संदर्भ में बहुत महती ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध करवाती है। इस सामग्री का यदि सटीक विश्लेषण किया जाए तो तत्कालीन समय को जानने और समझने में हमें काफ़ी कह सकते हैं कि हम तत्कालीन समय की परिस्थितियों को अधिक उचित ढंग से विश्लेषित कर सकते हैं। निकायों में जहाँ बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उनसे जुड़ी हुई कहानियों का, कथानकों का संग्रह है, वहीं जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ बतलाई गई हैं। ये जातक तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था, तत्कालीन समाज सभ्यता के विभिन्न पहलुओं, तत्कालीन समय की संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के विषय में हमें महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं। और जिन समयों पर इन्हें रचित किया गया, उन समय और उन समयों के आसपास के या उत्तरी के समय के विषय में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें इन ग्रंथों से प्राप्त होती है। पाली भाषा का महत्वपूर्ण ग्रंथ उदाहरण अगर हम लें तो उदाहरण के लिए पाली भाषा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो के रचयिता थे नागसेन और मिलिंद पन्हो से हमें हिंद यवन शासक मेनेंडर के विषय में अनेक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार से कथावस्तु, ललित विस्तार, दिव्यावदान ऐसे अनेक बौद्ध ग्रंथ हैं जो अपने समय और अपने समसामयिक जीवन की जानकारी हमें देते हैं। इसी प्रकार से जैन साहित्य भी
हमें महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री उपलब्ध करवाता है। यदि हम 200 ईसा पूर्व से लेकर 750 ईस्वी तक की बात करें तो जैसे कि कल्पसूत्र, तो कल्पसूत्र का समय तो थोड़ा सा पहले है, लेकिन अनेक चरित साहित्य हैं जो प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश अनेक भाषाओं में लिखे गए हैं। ये इसमें पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण, ये सभी जो ग्रंथ हैं ये हमें 6ठी शताब्दी से लेकर काफ़ी लंबे समय तक आगे की जानकारी हमें प्रदान करती हैं। तो जैन जो आगम साहित्य है उससे हमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जो दशा है, समाज में जो वैचारिक बौद्धिक परिवर्तन हो रहे हैं उन सभी की जानकारी प्राप्त होती है। हम कह सकते हैं कि हमें ब्राह्मणेतर साहित्य से बहुत सारी ऐतिहासिक स्रोत सामग्री प्राप्त होती है जो प्राचीन भारत के इतिहास की निर्माण में प्रमुख स्रोत सामग्री का काम करती है। अब जब साहित्यिक पाठ की बात हो रही है तो इन ग्रंथों के अतिरिक्त बहुत सा लौकिक साहित्य लिखा गया और लौकिक साहित्य के अंतर्गत बहुत से ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियाँ, इन सभी का समावेश किया गया है। ऐतिहासिक ग्रंथों की विषय वस्तु चूँकि और अधिक तत्कालीन समसामयिक परिस्थितियों से जुड़ी हुई होती थी, इसलिए इन लौकिक साहित्य से हम तत्कालीन समय को और अधिक व्यापक ढंग से समझ सकते हैं या इनका जो हम बारीक विश्लेषण करके और अधिक सटीक प्रकार से तथ्यों की खोज कर सकते हैं प्राचीन भारत के इतिहास निर्माण के संदर्भ में। लौकिक साहित्य में की हम बात करें तो इन साहित्य में जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी या कात्यायन का वार्तिक, गार्गी संहिता, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास की कृति मालविका अग्निमित्र, ये ग्रंथ हालांकि किन्हीं डिफरेंट उद्देश्य से लिखे गए, लेकिन इनकी विषय वस्तु का विश्लेषण तत्कालीन लोकाचार या तत्कालीन समय की जो भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियां थी या कुछ विशिष्ट घटनाएं थी उनकी जानकारी हमें उपलब्ध करवाता है। जैसे गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन इसमें कई ऐतिहासिक घटनाओं की सूचना हमें प्राप्त होती है। भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों का उदाहरण के रूप में अनेक जगह इसमें उल्लेख किया गया है। इससे हमें पता चलता है कि यवनों ने साकेत, पांचाल, मथुरा, पाटलिपुत्र अर्थात कुसुमध्वज पर आक्रमण किया था। इसी प्रकार से महाभाष्य से शुंग इतिहास पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। कालिदास की कृति मालविका अग्निमित्र भी हमें शुंगकालीन राजनीतिक परिस्थितियों के विषय में जानकारी प्रदान करती है। और इसी लौकिक साहित्य में इसका दूसरा पक्ष है ऐतिहासिक जीवनियाँ, जैसे अश्वघोष की कृति बुद्ध चरित्र, बाणभट्ट की कृति हर्षचरित्र, वाकपति का गौड़वहु, विल्हण का विक्रमांक देव चरित्र, पद्मगुप्त का नव साहसांक चरित्र, संध्याकर नंदीकृत रामचरित्र, हेमचंद्रकृत कुमारपाल चरित्र या दिव्याश्रय महाकाव्य। तो ये सभी ग्रंथ हमें अपने समय की समसामयिक परिस्थितियों की सूचना देते हैं, उस समय विशेष में घटित हुई विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं की सूचना देते हैं। तो इनका विश्लेषण करने पर या इनका तथ्यात्मक अध्ययन करने पर हम अनेक प्रकार अपने समय की प्राचीन भारत के इतिहास निर्माण के लिए बहुत सी स्रोत सामग्री को
प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो ऐतिहासिक अध्ययन का जो ये समय कालखंड है, इसमें इस प्रकार के अनेक लौकिक ग्रंथों की रचना हुई और इन लौकिक ग्रंथों के साथ साथ इन पर लिखी गई बहुत सी टीका टिप्पणियाँ भी उपलब्ध हैं, जो हमें इतिहास निर्माण में सहयोग और सहायता प्रदान करती हैं। उससे हम बहुत सी तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और प्राचीन भारत के इतिहास का निर्माण को और अधिक सटीक और अधिक व्यापक और अधिक सुचारू बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ब्राह्मणेतर साहित्य, लौकिक साहित्य जो कि साहित्यिक विधा के ही पार्ट हैं, वो हमें प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में बहुत सारी स्रोत सामग्री उपलब्ध करवाती हैं। धन्यवाद।